उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। अर्थात कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। इसी सकारात्मक ऊर्जा और पुरुषार्थ के संकल्प के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति से जोड़ता है। तो चलिए अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे भारत के समृद्ध ज्ञान के विभिन्न पहलुओं की, जिसने पूरे विश्व को प्रकाशित किया है। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ पंचांग द्वारा निर्धारित मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। ये मुहूर्त सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर समय और ग्रहों की स्थिति की जानकारी के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। भारत के सभी प्रमुख व्रत, पर्व और त्योहार पंचांग की गणना के अनुसार ही मनाए जाते हैं। इसके साथ ही मनुष्य को दैनिक जीवन में निर्णय लेने में भी पंचांग सहायक होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, बृहस्पतिवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय संस्कृति में शब्दों को ब्रह्म माना गया है। ये शब्द ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। भारतीय ज्ञान की विरासत को संरक्षित करने के लिए विचारकों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। मनीषियों के ये विचार हमारे जीवन के विविध क्षेत्रों में हमें प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति की प्रत्येक वस्तु अपने नियम के साथ निरंतर गतिशील है, समाज को निरंतर कुछ दे रही है, परोपकार कर रही है, उसी प्रकार सज्जन महात्मा भी अपना लक्ष्य प्राप्त करते हुए समाज के उत्कर्ष के लिए निरंतर परिश्रम करते हैं, समाज को दिशा दिखाते हैं। हमारे कार्यक्रम का अगला प्रभाग यानी आज का सुभाषित भी स्वयं की उन्नति के साथ समाज के विकास के लिए, समाज में परोपकार के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं आज का सुभाषित। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति, चंद्रो विकासयति कैरवचक्रवालम्, नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति, सन्तस्वयं परहितेषु कृताभियोगाः। सूर्य कमल को विकसित करता है और चंद्र कुमुद पुष्पों को। मेघ भी बिन मांगे ही पानी बरसाते हैं। इसी प्रकार सज्जन लोग स्वयं ही परोपकार के कार्य करते हैं। The sun helps the lotus bloom, and the moon does the same for the lilies. Clouds shower water on their own. Similarly, noble people do good to others without any expectation. भारतीय ज्ञान परंपरा में अब बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम की। उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम सनातन काल से ही प्रमुख तीर्थ स्थल है और उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है। भगवान विष्णु को समर्पित ये प्राचीन मंदिर हर साल 6 महीने के लिए शीतकाल में बंद कर दिए जाते हैं और ग्रीष्मकाल में सामान्य लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। इस साल बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुल गए हैं। आइए इसी पर आधारित देखते हैं हमारे सहयोगी गिरीश मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ कई ऐसे मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जो सैकड़ों वर्षों से विश्व भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसलिए इस राज्य को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में भगवान विष्णु के 24 अवतारों में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले के अलकनंदा के तट पर स्थित एक अत्यंत पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है।
यह तीर्थ स्थल आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार धाम और उत्तराखंड के प्रसिद्ध छोटा चार धाम में से एक है। समुद्र तल से करीब 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह धाम नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है। बद्रीनाथ धाम का वर्णन स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। सत्य युग में यह क्षेत्र मुक्तिप्रदा, त्रेता युग में योग सिद्धिदा, द्वापर युग में विशाला और कलियुग में यह क्षेत्र बद्रिकाश्रम के नाम से विख्यात है। पौराणिक कथा के अनुसार महाबली राक्षस सहस्र कवच के अत्याचारों से परेशान होकर ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने धर्म के पुत्र के रूप में दक्ष प्रजापति की पुत्री माता मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार लिया और जगत कल्याण के लिए इस स्थान पर घोर तपस्या की। वर्तमान बद्रीनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने कराया। 6ठी 7वीं शताब्दी में भारतीय भूखंड पर कई बार बाह्य आक्रमण हुए, जिसके कारण सनातन धर्म, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी। देश भर में तेज उथल पुथल के बीच हिंदू धर्म में शिथिलता आने लगी थी। लोग जीवनगत उच्च आदर्शों से दूर भटक रहे थे। उसी समय भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने देश में 4 मठों की स्थापना की। इन्हीं 4 मठों में से एक मठ बद्रिकाश्रम में स्थापित किया, जिससे सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हुई। आज भी इन चारों धामों का भारत की संस्कृति व राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से विशेष महत्व है। आदि शंकराचार्य के समय से बद्रीनाथ में स्वयं भगवान विष्णु तीर्थ के अधिष्ठाता के रूप में पूजित हुए और शुद्ध वैष्णव पद्धति से दैनिक नित्य नियम पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। हिमालय की तराई में होने के कारण यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिस कारण बद्रीनाथ कपाट को करीब 6 महीने आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा जाता है। प्रतिवर्ष वैशाख महीने में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और दीपावली के पश्चात तुरंत बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। बद्रीनाथ धाम को हिमालय में भगवान विष्णु का पावन निवास स्थान कहा गया है, जिसे धरती का वैकुंठ भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गवीश द्विवेदी के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय संस्कृति में मठ, मंदिर, तीर्थ स्थान और तीर्थ धामों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये न केवल एक पर्यटन स्थल हैं, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को शांति प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में अभी समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की, यानी स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। चलिए अब आपको ले चलते हैं स्वास्थ्य यात्रा में। भारत अपनी समृद्ध शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति के माध्यम से सदा ही अग्रणी रहा है। चाहे विमान शास्त्र हो या खगोल विज्ञान, दर्शन ज्ञान हो या स्वास्थ्य विज्ञान, ये भारत की अद्भुत ज्ञान परंपराओं का प्रमुख भाग है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के स्वास्थ्य प्रभाग में, जहां बात करेंगे योग की, प्राचीन आयुर्वेद के सूत्रों की, जो आज भी शरीर के साथ ही मन को भी स्वस्थ रखने का आधार बने हुए हैं। स्वस्थ रहने की इस यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए
चलिए अब आपको ले चलते हैं योग 360 में। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। एक बात बताइए, आप एक्सरसाइज करने से ज्यादा थकते हैं या सिर्फ सोचने से? अगर सिर्फ सोचने से तो आज हम इसे बदलने वाले हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाकर। क्या आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉडी, जीरो थकान? तो जान लीजिए कि लाइफस्टाइल से जुड़ी कौन सी आदतें हैं आपकी मसल हेल्थ के लिए रॉन्ग। थोड़ी सी मेहनत और हेल्दी प्लान से आप बना सकते हैं अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग। मांसपेशियां हमारे शरीर को गतिमान रखती हैं, इसलिए उन्हें स्वस्थ रखना आवश्यक है। मजबूत मांसपेशियां न केवल शरीर को शक्ति देती हैं, बल्कि संतुलन बनाए रखने, चोट से बचाव और रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने में सहायता करती हैं। आजकल के लाइफस्टाइल में अधिक समय तक बैठना, शारीरिक गतिविधि कम करना और गलत खानपान मसल्स को कमजोर बना रहा है। यही कारण है कि कम उम्र के लोग भी थकान, कमजोरी और मसल पेन जैसी समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और मसल्स को मजबूत बनाने में उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। कमजोरी को बोलें बाय, ताकत को अपनाएं, फिटनेस की राह पर जाएं। इन योगिक क्रियाओं से मांसपेशियों को मजबूत बनाएं। अभ्यास में आप क्या करेंगे? लेट करके अपने पूरे शरीर को हमको खींच देना है। पहला अभ्यास यानी फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना। देखिए पंजे नीचे हो गए हैं हमारे, पंजों को ध्यान से देखिएगा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर चला गया, पंजे नीचे ही रह गए, यानी हमने अपर बॉडी को ऊपर खींच दिया, लोअर बॉडी को नीचे खींच दिया। इस स्थिति में रुकिए, पहले तो सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आइए। फिर से इसे दोहराएंगे, इनहेल। अब ऐसा करते ही आपको अपने पिंडलियों पर, अपने काफ मसल्स पर खिंचाव महसूस हो रहा होगा, उसे महसूस कीजिए। एक्सेल। ऐसा आपको कितनी बार करना है? 5 बार। दूसरे अभ्यास में आप सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए। अब अपर बॉडी तो ऐसी रहेगी, सांस नॉर्मल गति से चलेगा। अब आपको होल्ड नहीं करना इनहेलेशन, सांस नॉर्मल है। अब हमारे पंजों को देखिए, पंजों को अपनी तरफ खींच दिया हमने, पूरे काफ मसल्स में एक अद्भुत रिलैक्सेशन हो रहा है। नीचे की ओर खींच दिया, फिर ऊपर की ओर खींच दिया, फिर नीचे की ओर खींच दिया। ऐसा हम 5 से 7 बार तक मूवमेंट दें, लेकिन अपर बॉडी खिंची रहेगी। फिर हाथों को वापस ले आइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ये दूसरा स्टेप हुआ, इसे भी 5 बार कर लीजिए। तीसरे स्टेप में फिर से स्थिति में आना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सांस भीतर ही रुका हुआ है, पंजों को अपनी ओर खींचा, सांस छोड़ते हुए लोअर बॉडी को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, वापस आ गए। लोअर बॉडी को राइट साइड शिफ्ट किया, वापस आ गए। दोनों हाथों को वापस ले आइए, अपने पैरों के बीच में गैप दे दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। प्रयत्न शैथिल्यम। और फिर जब उठेंगे तो करवट लेकर के अपने आसन में बैठ जाएंगे। ये बहुत सरल सा अभ्यास है, आप सभी इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। ना एक्सक्यूज, ना कोई बहाना। अगर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो खट्टा, तीखा, चटपटा यानी ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ही खाना। मांसपेशियों की मजबूती के लिए हमें सात्विक भोजन की ज़रूरत है और साथ ही में हमें हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत है। अब हाई प्रोटीन डाइट में हम किस तरीके का प्रोटीन सेवन करें कि हम दालों में छिलके वाली मूंग और उड़द की दाल का नित्य सेवन करें। साथ ही में हम मसूर का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ड्राई फ्रूट्स में हम बादाम, अखरोट और अंजीर का नित्य सुबह सुबह सेवन करें। ध्यान रखें कि दूध के अलावा और पनीर का और हम दही का भी सेवन कर सकते हैं एक हाई प्रोटीन डाइट के तौर पे। साथ ही में ध्यान रखें हमें पोषण के लिए, मांस धातु के पोषण के लिए हमें सीजनल लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक का डेली सेवन करना चाहिए
और हम पालक के साथ में हम रागी का सेवन करें, रागी के साथ में हम किशमिश या बड़ी वाली मुनक्का का सेवन करेंगे तो मांसपेशियों में अच्छे से मजबूती बनी रहेगी। साथ में ही हम 1 से 2 चम्मच गाय का घी हम रोज भोजन में सेवन कर सकते हैं। मसालों में हल्दी, जीरा है, शुंठी है, इसका हम सेवन करें। अब ध्यान में रखना है हमें कि रोज ताज़ा गर्म भोजन नित्य सेवन करना है जो सुपाच्य भी होगा और कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। अब अपत्य भोजन में कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए, रेफ्रिजरेटेड फूड, फ्रोजन फूड, फ्रिज में रखी हुई पानी या कोई भी पदार्थ बिल्कुल नहीं खाना है। प्रोसेस्ड फूड हमें बिल्कुल नहीं खाना है। रूखा सूखा भोजन नहीं खाना है। पुश करें लिमिट्स, दूर करें फियर। इन औषधियों से मसल स्टिफनेस को हटाएं, मसल्स बनेंगी स्ट्रॉन्ग, पेन होगा क्लियर। मसल अगर फ्लैसिड हो रही है तो हम उसको स्ट्रेंथ लाने के लिए उसमें बला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कर सकते हैं और चोपचीनी का चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। मसल फ्लैसिड जब होती हैं तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं, तो उसके लिए एक कुपीलू मेडिसिनल प्लांट है जिसके सीड्स का यूज़ करते हैं। इनकी कई सारे योग आते हैं, या तो विष तिंदुक वटी या फिर कुपीलू हिंगवादी वटी, लेकिन इनका सेवन हमें चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कषाय की बात करें तो रासना सप्तक कषाय या महारासनादि कषाय का सेवन हम करते हैं मसल फ्लैसिडिटी में। और मसल फ्लैसिडिटी हो रही है और मसल में स्ट्रेंथ लानी है, क्षीरवलादि तेल, अश्वगंधा वला तेल और प्रसारणी तेल, इनका हम मालिश करना चाहिए जहाँ पे भी मसल फ्लेक्स है। और उसके बाद हमें मालिश करने के 5 से 10 मिनट तक हम उसकी मालिश करें और उसके बाद उसका स्वेदन हमें दशमूल काढ़े से या फिर महारासनादि काढ़े से भी हम उसका स्वेदन कर सकते हैं। मसल स्टिफनेस हो जाती है तो उस कंडीशन में हम या तो प्रसारणी तेल का लेप कर सकते हैं या महाविषगर्भ तेल को से अभ्यंग कर सकते हैं या फिर हम पंचगुण तेल से अभ्यंग करते। इसे 5 से 10 मिनट गुनगुने इस तेल से हमें अभ्यंग करना चाहिए। अगर घर में ये सारे तेल नहीं है तो उसके लिए वो एक घरेलू उपाय है कि आप एक सरसों का तेल लें, उसमें अजवाइन थोड़ी सी डालें और लहसुन की कली लें और उसको पीस के क्रश करके सरसों के तेल में उसको अच्छे से पका लें और उसको छान कर रख लें। और उसके बाद उससे हमें तेल से अभ्यंग करना चाहिए। एक निर्गुंडी एक प्लांट है, उसके पत्ते ले सकते हैं या फिर दशमूल काढ़ा, इनका काढ़ा बनाकर, और अगर आप घर पर हैं तो इससे सिकाई करनी है। चाहे आप टॉवेल पे उसको लपेट लीजिए गरम और उसे लपेट लीजिए जिस एरिया में आपको सिकाई करनी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप वात शमन द्रव्य जितने भी हैं जैसे कि अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कर सकते हैं और जितना भी रासना चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। एरंड पाक भी जो है वो क्या करता है कि वात का शमन करता है और पेन को दूर करता है। आज से ही अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करें, क्योंकि मजबूत मसल्स ही मजबूत जीवन की पहचान है। तो आज आपने जाना तान आसन का अभ्यास, तान आसन में सूक्ष्म व्यायाम, कटी चक्र का अभ्यास। मांसपेशियों को मजबूत बनाने में योग उपयोगी है। हरी सब्जियां, दालें, गाय का घी, हल्दी, जीरा, सौंठ लें। ड्राई फ्रूट्स का सेवन उपयोगी है। दूध, दही, पनीर, साबुत व अंकुरित अनाज का सेवन लाभकारी है। फ्रोजन फूड, प्रोसेस्ड फूड और फ्रिज में रखा भोजन न खाएं। अश्वगंधा चूर्ण, चोबचीनी चूर्ण, रासना चूर्ण, एरंड पाक उपयोगी है। विष तिंदु वटी, कपिलो हिंगवादी वटी का सेवन लाभकारी है। महाविष गर्भ तेल या पंचगुण तेल लगाकर काढ़े से सिकाई करना उपयोगी है। अजवाइन, लहसुन को पीसकर सरसों के तेल में पकाएं और प्रभावित भाग पर लगाएं। निकालें कुछ मिनट अपनी फिटनेस के लिए डेली और गेम होगा चेंज। मसल्स बनेंगी स्ट्रॉन्ग, यू कैन फील द न्यू रेंज। बॉडी को करें अपग्रेड, वीकनेस को डिलीट, बढ़ाएं मसल स्ट्रेंथ, बने अल्टीमेट एलीट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति पर आधारित इस सुप्रभातम कार्यक्रम में हम आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराते हैं, आपको बताते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले आपने समय के ज्ञान के लिए पंचांग देखा। सुभाषित के माध्यम से आपने व्यवहार कैसे करना चाहिए, कैसे परोपकार के माध्यम से अपने जीवन को, समाज को एक विकास की यात्रा में लिया जा सकता है, इसके बारे में आपने जाना। उसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा में आपने मंदिर के इतिहास के बारे में जाना, उसके महत्व के बारे में जाना। योग प्रभाग में आपने स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम देखा, अपने स्वास्थ्य की जानकारी ली। अब बात करेंगे भाषा की, यानी अपने वाणी की, संस्कृत भाषा की। तो चलिए इसके लिए आपको ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जहां भाषा अभ्यास के क्रम में अब व्यावहारिक वाक्यों का अभ्यास करा रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोज़मर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। अतिथि का जब हम स्वागत करते हैं तो कहते हैं स्वागतम भोः, स्वागतम भोः। इधर से आइए, इतः इतः आगच्छतु, इतः इतः आगच्छतु। यदि कहना हो यहाँ सोफे पर बैठिए, अत्र सुखासने उपविशतु, अत्र सुखासने उपविशतु। वाक्य यदि हो आप क्या लेंगे तो संस्कृत में कहेंगे किम स्वीकरोति भवान, किम स्वीकरोति भवान। आपके लिए चाय बनाता हूं। भवते चाय पेयम पचामि, भवते चाय पेयम पचामि। या आप कॉफी पीते हैं, यदि हमें इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति, उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति। वाक्य यदि हो बिस्किट भी खाइए तो संस्कृत में कहेंगे सुपिष्टकम अपि खादतु, सुपिष्टकम अपि खादतु। बिस्किट को संस्कृत में सुपिष्टकम कहते हैं। यह बिस्किट्स घर पर बने हैं। एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति, एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति। नमकीन भी खाइए, लावणिकम अपि स्वीकरोतु, लावणिकम अपि स्वीकरोतु। जरा आराम कर लीजिए, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु। क्या आज ही जाना है? किम अद्य एव गंतव्यम, किम अद्य एव गंतव्यम। 2 दिन ठहर जाओ। दिनद्वयम तिष्ठतु भोः, दिनद्वयम तिष्ठतु भोः। रात को नींद अच्छी आई। रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्, रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्। कहाँ चले गए थे? कुत्र गतवान आसीत्, कुत्र गतवान आसीत्। भोजन करके ही जाना। भोजनम कृत्वा एव गच्छतु, भोजनम कृत्वा एव गच्छतु। घर के पास ही पार्क है। यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति, गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति। हमारा घर 5वें माले पर है। अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति, अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति। जल्दी ही दोबारा आइएगा। शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु, शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। तो भारत का ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि हमारी कलाओं में भी जीवित है। चाहे वो योग की विभिन्न मुद्राएं हों या विभिन्न कलाकृतियां, हर चित्र, हर मुद्रा और प्रत्येक शब्द के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक
और आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है, जो भारत की सांस्कृतिक जड़ों को पहचानने में हमारी सहायता करता है। और सुप्रभातम कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि आपको भारतीय संस्कृति से जोड़ें, आपके दिन को नई ऊर्जा और अपने गौरव से भर दें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल प्रातः पुनः मिलेंगे कुछ नए विषय, नए विचार और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।